हेलो दोस्तों, हानिया स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आदिकाल से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर आए हैं, जो कि टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, एलटी, जीआईसी, यूपीटेट, सीटेट तथा डाइट प्रवक्ता तथा सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि कौन माना जाता है? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी नानक, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? प्रश्न नंबर 1 दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अमीर खुसरो। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि अमीर खुसरो को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ऑप्शन ए भरत मुनि, ऑप्शन बी पतंजलि, ऑप्शन सी राजशेखर, ऑप्शन डी भामा। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? प्रश्न नंबर 2 दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पतंजलि। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पतंजलि ने किया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3, भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? लोक भाषा, ऑप्शन बी जनभाषा, ऑप्शन सी देश भाषा, ऑप्शन डी अशुद्ध भाषा। प्रश्न नंबर 3, भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी देश भाषा। भरत मुनि ने अपभ्रंश को देश भाषा नाम दिया है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4, जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए जगनिक, खुसरो, श्रीधर या चंद्रवरदाई। खुसरो, श्रीधर, चंद्रवरदाई, जगनिक। ऑप्शन सी चंद्रवरदाई, जगनिक, खुसरो, श्रीधर। ऑप्शन डी श्रीधर, खुसरो, चंद्रवरदाई या जगनिक। प्रश्न नंबर 4, जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या है? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रवरदाई, फिर जगनिक, खुसरो और श्रीधर। ये काल क्रम की दृष्टि से सही क्रम है, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 5, पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम क्या है? ऑप्शन ए चंद्रवरदाई, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी जगनिक, ऑप्शन डी नरपति। पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम क्या है? प्रश्न नंबर 5 दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम चंद्रवरदाई है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? ऑप्शन ए भविष्यत कहा, ऑप्शन बी योगसार, ऑप्शन सी परमात्म प्रकाश, ऑप्शन डी पाहुण दोहा। इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? प्रश्न नंबर 6 दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भविष्यत कहा को लौकिक चरित काव्य माना जाता है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 7, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? ऑप्शन ए गोरखनाथ, ऑप्शन बी महानाथ, ऑप्शन सी धनपाल, ऑप्शन डी नेमिनाथ। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? प्रश्न नंबर 7 दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक थे। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 8, महापुराण के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए अब्दुल रहमान, ऑप्शन बी पुष्पदंत, ऑप्शन सी धनपाल, ऑप्शन डी स्वयंभू। महापुराण के रचनाकार कौन है? प्रश्न नंबर 8, इसका सही आंसर होगा पुष्पदंत। ऑप्शन नंबर बी पुष्पदंत या पुष्यदंत महापुराण के रचनाकार हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 9, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? ऑप्शन ए लुईपा, ऑप्शन बी सबरपा, ऑप्शन सी सरहपा, ऑप्शन डी चंद्रवरदाई।
राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? प्रश्न नंबर 9। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर हपा। आप इसको ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, जैसे यहाँ पर राहुल है और यहाँ सर है, तो राहुल सर के नाम से भी आप इसे याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 10। इन सिद्धों और नाथों में सबसे पुराने कौन हैं? ऑप्शन ए सरहपा, ऑप्शन बी मच्छिंद्रनाथ, ऑप्शन सी कणपा, ऑप्शन डी गोरखनाथ। प्रश्न नंबर 10। इन सिद्धों और नाथों में सबसे पुराने कौन हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मच्छिंद्रनाथ। इन सिद्धों और नाथों में सबसे पुराने मच्छिंद्रनाथ हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 11। बीसलदेव रासो की नायिका का नाम क्या है? ऑप्शन ए राजवती, ऑप्शन बी रूपवती, ऑप्शन सी कलावती, ऑप्शन डी राजमती। प्रश्न नंबर 11। दोस्तों इसका सही आंसर होगा राजमती। बीसलदेव रासो की नायिका का नाम राजमती है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 12। विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए? ये कोकिल है। विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए? ऑप्शन ए पदावली, ऑप्शन बी कीर्ति पताका, ऑप्शन सी कीर्तिलता, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 12। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पदावली। विद्यापति पदावली के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 13। पृथ्वीराज रासों में कितने समय ये सर्ग हैं? ऑप्शन ए 45, ऑप्शन बी 51, ऑप्शन सी 59, ऑप्शन डी 69। प्रश्न नंबर 13। दोस्तों इसका सही आंसर होगा 69। पृथ्वीराज रासों में कितने सर्ग हैं? इसका आंसर है 69 सर्ग हैं, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 14। संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? ऑप्शन ए प्रबंध काव्य, ऑप्शन बी खंड काव्य, ऑप्शन सी महाकाव्य, ऑप्शन डी मुक्तक काव्य। संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? प्रश्न नंबर 14। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संदेश रासक खंड काव्य है। आप इसको इस तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं कि जब संदेश भेजा जाता है तो एक साथ नहीं भेजा जाता, खंडों में विभक्त करके भेजा जाता है, इसलिए आप इसको खंड काव्य की ट्रिक से याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 15। अलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 8। अलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? प्रश्न नंबर 15। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 12। इसको भी आप ट्रिक से याद कर रख सकते हैं, जैसे अलवार, वार में वार आ रहा है तो वार से 12 को आप याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 16। कैमास वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? ऑप्शन ए बीसलदेव रासो, ऑप्शन बी परमाल रासो, ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन डी खुमान रासो। कैमास वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? प्रश्न नंबर 16। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज रासो। कैमास वध पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की प्रमुख घटना है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 17। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित कौन सा है? ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी रामचंद्रिका, ऑप्शन सी पयमचरियु, ऑप्शन डी महापुराण। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित कौन सा है? प्रश्न नंबर 17। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पौमचरियु। पौमचरियु अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 18। पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? ऑप्शन ए डिंगल, ऑप्शन बी पिंगल, ऑप्शन सी अपभ्रंश, ऑप्शन डी अवधि।
पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? प्रश्न नंबर 18 दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वीराज रासो की भाषा डिंगल है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 19, आला उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाई का वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में है? ऑप्शन ए खुमान रासो, ऑप्शन बी परमाल रासो, ऑप्शन सी बीसलदेव रासो, ऑप्शन डी पृथ्वीराज रासो। आला उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्वक लड़ाई का वर्णन इनमें से किस ग्रंथ में है? प्रश्न नंबर 19, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परमाल रासो में। परमाल रासो में आला उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्वक लड़ाइयों का वर्णन दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 20, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसे माना है? ऑप्शन ए विद्यापति, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी सरहपा, ऑप्शन डी स्वयंभू। प्रश्न नंबर 20, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसे माना है? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वयंभू। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 21, नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए नेमिनाथ, ऑप्शन बी विद्यापति, ऑप्शन सी गोरखनाथ, ऑप्शन डी आदिनाथ। नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? प्रश्न नंबर 21 दोस्तों, इसका सही आंसर होगा गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? कामायनी, ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन सी खुमान रासो, ऑप्शन डी बीसलदेव रासो। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? प्रश्न नंबर 22 दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 23, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के पदों को भी। यह किसके पदों की तुलना आचार्य शुक्ल ने गीत गोविंद से की है? ऑप्शन ए विद्यापति, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी कबीरदास। प्रश्न नंबर 23 दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यापति। विद्यापति के पदों की तुलना आचार्य शुक्ल ने गीत गोविंद से की है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, देसिल बैना सबजन मिठा किस भाषा की काव्य पंक्ति है? ऑप्शन ए सदुक्कड़ी, ऑप्शन बी पुरानी अपभ्रंश, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी देसी भाषा। देसिल बैना सबजन मिठा प्रश्न नंबर 24, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, देसी भाषा। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 25, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस पंक्ति किसके द्वारा रचित है? दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में पंक्ति भी आ जाती है, इसलिए हमने इन पंक्तियों को भी इसमें शामिल किया है। ऑप्शन ए घनानंद, ऑप्शन बी विद्यापति, ऑप्शन सी बिहारी, ऑप्शन डी अमीर खुसरो। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, ये पंक्ति किसकी है? प्रश्न नंबर 25 दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये पंक्ति अमीर खुसरो की है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 26, आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की है? ऑप्शन ए नरपति नालय, ऑप्शन बी विद्यापति, ऑप्शन सी चंद्रवरदाई, ऑप्शन डी अमीर खुसरो।
प्रश्न नंबर 26। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की है? इसका आंसर होगा अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में रचना की है, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 27। विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए ऑप्शन ए श्री सिंह, ऑप्शन बी कीर्ति सिंह, ऑप्शन सी जय सिंह, ऑप्शन डी माधव सिंह। प्रश्न नंबर 27। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यापति कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 28। कौन सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है? ऑप्शन ए सरहपा, ऑप्शन बी चरपरीनाथ, ऑप्शन सी मतेंद्रनाथ, ऑप्शन डी कन्हैया। प्रश्न नंबर 28। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सरहपा। कौन सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है? इसका आंसर होगा सरहपा सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 29। आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? ऑप्शन ए खुमान रासो, ऑप्शन बी बीसल देव रासो, ऑप्शन सी परमाल रासो, ऑप्शन डी हमीर रासो। प्रश्न नंबर 29। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना का नाम परमाल रासो है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 30। 12 बरस लो कुकुर जिए, अरु 13 लो जिए सियार किसकी पंक्ति है? ऑप्शन ए भिखारीदास, ऑप्शन बी मलूकदास, ऑप्शन सी जगनिक, ऑप्शन डी नगरीदास। प्रश्न नंबर 30। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये पंक्तियाँ जगनिक के द्वारा कही गई हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 31। किस कवि को मैथिल कोकिल कहा गया है? ऑप्शन ए विद्यापति, ऑप्शन बी अब्दुल रहमान, ऑप्शन सी गोरखनाथ, ऑप्शन डी सबरपा। ये प्रश्न पहले भी दूसरे तरीके से पूछा जा चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो किस कवि को मैथिल कोकिल कहा जाता है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 32। चंद्रवरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी राजा जय सिंह, ऑप्शन सी कीर्ति सिंह, ऑप्शन डी बीसल देव। चंद्रवरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? प्रश्न नंबर 32। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे चंद्रवरदाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 33। नाथों की कुल कितनी संख्या मानी जाती है? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 26, ऑप्शन डी 12। नाथों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाथों की संख्या 9 मानी गई है। ठीक है दोस्तों, इसका ए ऑप्शन सही होगा। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, ना से नाथ और ना से नो, नाथों की संख्या 9 होती है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 34। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी इंशाअल्लाह खां, ऑप्शन डी लल्लू लाल जी। प्रश्न नंबर 34। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंशाअल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार इंशाअल्लाह खां हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 35। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले पहले कवि कौन हैं? ऑप्शन ए ज्योतिश्वर ठाकुर, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी विद्यापति, ऑप्शन डी गोरखनाथ। प्रश्न नंबर 35। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले पहले कवि अमीर खुसरो हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 36। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित भाषा का बोध होने लगा। आचार्य शुक्ल के इस कथन में रिक्त स्थान में क्या होगा? मतलब यहाँ पर क्या भरना है? ऑप्शन ए चौपाई या चौपाई, ऑप्शन बी रासो या रासक, ऑप्शन सी दोहा या दूहा, ऑप्शन डी छप्पे।
प्रश्न नंबर 36। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 37। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है? ऑप्शन ए आचार्य शुक्ल, ऑप्शन बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी सी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन डी पंडित राहुल सांकृत्यायन। प्रश्न नंबर 37। ये प्रश्न भी दूसरी तरीके से पूछा है, लेकिन प्रश्न वही है। इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं। प्रश्न नंबर 37, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राहुल सांकृत्यायन। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 38। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध किस शब्द से माना है? ऑप्शन ए रास से, ऑप्शन बी रामायण से, ऑप्शन सी रहस्य से, ऑप्शन डी रासक से। प्रश्न नंबर 38, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रासायण। दोस्तों ये लिख गया है रामायण, ये रासायण है, रासायण। आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध रसायन से माना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 39। पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक रचना मानने वाले विद्वान कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर बुलर, ऑप्शन बी कवि राजा श्यामल दास, ऑप्शन सी मुंशी देवी प्रसाद, ऑप्शन डी गौरीशंकर हीरा चंद ओझा। प्रश्न नंबर 39। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर बुलर। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक रचना मानने वाले विद्वान डॉक्टर बुलर हैं। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 40। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है? ऑप्शन ए वर्ण रत्नाकर, ऑप्शन बी उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ऑप्शन सी राउलवेल, ऑप्शन डी परमात्मा प्रकाश। प्रश्न नंबर 40, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राउलवेल। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति राउलवेल है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 41। गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम क्या है? ऑप्शन ए ब्रजयानी साधना, ऑप्शन बी हठ योग साधना, ऑप्शन सी काल भैरव साधना, ऑप्शन डी सम्यक साधना। प्रश्न नंबर 41, इसका सही आंसर होगा हठ योग साधना। गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम हठ योग साधना है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 42। हेमचंद का सिद्ध हेम शब्दानुशासन क्या है? ऑप्शन ए दार्शनिक ग्रंथ, ऑप्शन बी लोकोपदेश परक ग्रंथ, ऑप्शन सी व्याकरण ग्रंथ, ऑप्शन डी सौंदर्य परक ग्रंथ। प्रश्न नंबर 42। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्याकरण ग्रंथ। हेमचंद का सिद्ध हेम शब्दानुशासन एक व्याकरण ग्रंथ है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 43। पाहुड़ दोहा के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए जयंदू, ऑप्शन बी राम सिंह, ऑप्शन सी जिंदत सूरी, ऑप्शन डी धनपाल। प्रश्न नंबर 43, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाहुड़ दोहा राम सिंह की, मुनि राम सिंह की रचना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 44। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, यह कथन किस लेखक का है? ऑप्शन ए कल्लूलाल, ऑप्शन बी इंशाअल्लाह खां, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न नंबर 44, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, यह कथन अमीर खुसरो का है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 45। सारंगधर पद्धति किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए महाकाव्य, ऑप्शन बी सुभाषित संग्रह, ऑप्शन सी खंडकाव्य,
ऑप्शन डी एकार्थ काव्य। प्रश्न नंबर 45 दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाषित संग्रह। ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 46, विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। यह कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन ए सुनीति कुमार चटर्जी, ऑप्शन बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन सी जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन डी धीरेन्द्र वर्मा। प्रश्न नंबर 46, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यह कथन चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 47, पृथ्वीराज रासों में कितने समय हैं? ऑप्शन ए 59, ऑप्शन बी 69, ऑप्शन बी 79, ऑप्शन डी 89। प्रश्न नंबर 47 दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 69। पृथ्वीराज रासों में 69 समय हैं या सर्ग हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 48, हिंदी के किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है? ऑप्शन ए स्वयंभू, ऑप्शन बी विद्यापति, ऑप्शन सी चंद्रवरदाई, ऑप्शन डी जगनिक। प्रश्न नंबर 48, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यापति को राजशेखर की उपाधि से भी अलंकृत किया गया है। आगे चलते हैं, एक तो मैथिल कोकिल है इनकी उपाधि, एक राजशेखर भी है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 49, अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन ए चंद्रवरदाई, ऑप्शन बी विद्यापति, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी हेमचंद। प्रश्न नंबर 49, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए अमीर खुसरो जाने जाते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। ये लास्ट प्रश्न है। आदिकाल के साहित्य में क्या उपेक्षित रहा है? ऑप्शन ए सामाजिक चेतना, ऑप्शन बी आश्रयदाता, ऑप्शन सी धार्मिक चेतना, ऑप्शन डी राष्ट्रीय चेतना। प्रश्न नंबर 50, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आदिकाल के साहित्य में राष्ट्रीय चेतना उपेक्षित रही थी। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के आदिकाल से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।